हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 28 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से इसे अवेल कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं ज्वाइन किया है, तो आप सभी को टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान रखिए, मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस होती हैं डेली की, उन सब के लिंक टेलीग्राम पर ही शेयर किए जाते हैं। और बहुत ही जल्द ल्यूसेंट की हिंदी और इंग्लिश दोनों की बाई लैंग्वेज जो पीडीएफ है वो भी मैं टेलीग्राम पर आने वाले एग्जाम्स के लिए शेयर करने वाला हूँ। तो आप ये एश्योर कर लीजिए कि आपने टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन किया हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है आज का। अभी हाल ही में इन चारों में से ये कौन सा ग्रुप है जिसके द्वारा 40,000 ट्रूप्स रिस्पॉन्स फोर्स को एक्टिवेट कर दिया गया है इतिहास में पहली बार? मतलब कहने का यह है कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसने इतिहास में पहली बार एक साथ 40,000 सोल्जर्स की रिस्पॉन्स फोर्स यूनिट को तैयार किया है, जिसे कभी भी आगे डिप्लॉय किया जा सकता है। तो यह है नाटो। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स। आपको ये पता होना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सीधा सीधा ये है, इस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अटलांटिक रीजन वाला जितना भी हिस्सा है वहां पर जो कंट्रीज हैं वो सब आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहे। क्योंकि हम सभी को पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर जोन चल रहा है, तो उस केस में ये 40,000 सोल्जर अभी हाल ही में नाटो ने स्टैंड बाई पे रखे हुए हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि नाटो इन सोल्जर्स को सीधे सीधे यूक्रेन के अंदर एंटर करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। इसका सीधा सा बस ये रोल है कि रशिया और यूक्रेन दोनों के बीच में जो वॉर जोन है ये कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सेटल हो जाए। अगर आने वाले टाइम में वायलेंस और बढ़ता है तो नाटो यूरोपियन यूनियन के हिसाब से और यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से रिएक्ट कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो 40,000 सोल्जर्स अभी हाल ही में रिस्पॉन्स फोर्स के साथ स्टैंड बाई पे रखे गए हैं, तो नाटो ने इसके तहत ये जता दिया है कि हाँ, देयर इज अ अवेलेबिलिटी ऑफ एनी अथॉरिटी जो कि उन्हें लुक ओवर कर रही है या मॉनिटर कर रही है। बाय द वे, नाटो के इस टाइम पे जनरल सेक्रेटरी हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। क्या नाम है? जेंस स्टोल्टनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर हैज बीन इनॉग्रेटेड? अभी हाल ही में भविष्य का संग्रहालय, अभी इस नाम का म्यूजियम अभी हाल ही में कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? तो इसका उद्घाटन दुबई के अंदर किया गया है। आपको पता है इस म्यूजियम की खास बात यह है कि दुबई के जो रूलर हैं जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट कोट किया गया है कि ये आज तक की दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है। और यहां पर इसकी खास बात यह है कि दुनिया में कुछ ही ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि इस तरीके की है, बट हाँ, उनमें भी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल ये है। इसको अंडाकार शेप दिया गया है और ये जो बिल्डिंग है इसकी ऊंचाई है 77 मीटर। इसके अंदर बायो इंजीनियरिंग, इकोसिस्टम और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जैसे कई सारे शोज को सेटअप किया गया है। तो आप इस म्यूजियम में जाके ये देख सकते हो कि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या स्कोप है, इकोसिस्टम के बारे में आप यहां पर जान सकते हो, बायोडाइवर्सिटी के बारे में जान सकते हो, ये सारी चीजें। मतलब कहने का ये कोई ऐसा म्यूजियम नहीं है जो कि आपको वॉर्स के बारे में बताएगा या फिर किसी महापुरुष के बारे में बताएगा, ऐसा नहीं है। ये ऐसा म्यूजियम है जो कि आपको ये बता रहा है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में जो आपको अवेयर कर रहा है, साथ में आपको ये बता रहा है कि आप पॉल्यूशन से कैसे बच सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि हमारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उसको आप कैसे यूज कर सकते हो बेहतर तरीके से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रामानुजन पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आपको याद होगा 3 महीने पहले करीब मैंने आपको बताया था कि रामानुजन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है किसको? नीता गुप्ता को। नीता गुप्ता, ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये भारतीय मैथमेटिशियन है और रामानुजन पुरस्कार यंगेस्ट मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। ठीक है, तो इस टाइम पर ये यंगेस्ट मैथमेटिशियन है नीना गुप्ता। तो 2 महीने पहले इनका नॉमिनेशन हुआ था, अभी हाल ही में इनको सम्मानित कर दिया गया है इस अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य या यूटी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में अप्रूवल दिया गया है कि ये भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क स्थापित करेंगे? तो ये है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार। दिल्ली सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है कि अभी तक भारत में कोई भी ई वेस्ट इको पार्क नहीं है, तो पहला ई वेस्ट इको पार्क स्थापित किया जाएगा दिल्ली के अंदर। और इसका अनाउंसमेंट दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के द्वारा किया गया है। अब देखिए, जैसे वेस्ट होता है ना, वेस्ट क्या है? आपका गार्बेज है, कूड़ा करकट है, उसी तरीके से ई वेस्ट है। यहां पर ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट।
तो आज की डेट में आप कोई भी गैजेट यूज करते हो वो खराब होने के बाद क्या कहलाता है? ई वेस्ट कहलाता है। चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कोई भी आप वेरेबल गैजेट्स पहन रहे हो, तो वो सारी चीजें क्या है? ई वेस्ट है। तो इनको क्या किया जाता है? रिसाइकल किया जाता है ई वेस्ट इको पार्क में। तो भारत में अभी तक ऐसा कोई भी इको पार्क नहीं स्थापित था। दिल्ली में इसकी स्थापना करी जाएगी। एक चीज मैं आपको और याद दिला दूं, 2 साल पहले पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ई वेस्ट इको पार्क कहां स्थापित किया गया था? तो ये दुबई में स्थापित किया गया था। फिलहाल भारत में नहीं है, तो भारत में पहली बार इसकी स्थापना दिल्ली के अंदर करी जाएगी। और दिल्ली के गवर्नर कौन है इस टाइम पे? ये है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वर्ल्ड एनजीओ डे हैज बीन ऑब्जर्व? विश्व एनजीओ दिवस हर साल कौन से दिन मनाया जाता है? इसको हम लोग हर साल 27 फरवरी को मनाते हैं। एनजीओ दिवस बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि पूरी दुनिया में जो एनजीओज काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, हर तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं गुड कॉज के लिए। तो उनको एक तरीके से ऑनर दिया जाता है इस दिन। तो वर्ल्ड एनजीओ डे के दिन हर साल 27 फरवरी को सभी एनजीओज को ऑनर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री इंडिया हैज सेटअप 3 मेंबर्स टास्क फोर्स टू सेटअप सेकेंड यूनिट ऑफ अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? कहने का मतलब यह है कि यह कौन सा देश है जिसके साथ अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट पैक्ट साइन किया है, और इस एग्रीमेंट के तहत 3 सदस्यों की एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और ये टास्क फोर्स क्या करेगी? अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सेकेंड यूनिट बनाएगी इस देश में। तो ये देश कौन सा है? ये है नेपाल। नेपाल और भारत के बीच में अभी हाल ही में पैक्ट साइन किया गया है। आपको पता होना चाहिए अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी वहां पर बिल्डअप है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट यूनिट जो है ये सक्सेसफुल रही, तो नेपाल गवर्नमेंट ये चाहती है कि अरुण 3 प्रोजेक्ट की सेकेंड यूनिट भी स्टैबल किया जाए। दूसरी चीज यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, अरुण 3 इसका नाम क्यों है? क्योंकि वहां पर अरुण रिवर बहती है। तो अरुण नदी के ऊपर इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाया गया है, इस वजह से इसका नाम है अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसकी सेकेंड यूनिट नेपाल के अंदर स्थापित करी जाएगी और भारत सरकार इसमें नेपाल की मदद करेगी। नेपाल में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। मालदीव्स में इब्राहिम मोहम्मद सोली की सरकार है। श्रीलंका में इस टाइम पे महिंदा राजपक्षा की सरकार है। और भूटान में लोटे शेरिंग की सरकार है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने और कोलंबो, मालदीव्स की कैपिटल है माले और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। एक चीज यहां पर आप और ध्यान रखिएगा, ये जो सेकेंड यूनिट अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बनाई जाएगी, इसके पीछे सतलज जल विकास निगम का हाथ है। कहने का मतलब SJVN इसको बुलाया जाता है। पूरा नाम एक बार फिर से बता देता हूं, सतलज जल विकास निगम, ये इसकी स्थापना करेगा वहां पर। अगला क्वेश्चन है, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना अभी हाल ही में भारत के कौन से शहर में करी गई है? तो इसकी स्थापना सिंधुदुर्ग में करी गई है। सिंधुदुर्ग कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसका अनाउंसमेंट किया गया है नारायण राणे के द्वारा। नारायण राणे कौन है? ये MSME मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो MSME टेक्नोलॉजी सेंटर है, इसको बनाने के लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है ये 200 करोड़ है। 200 करोड़ की मदद से इसको पूरे तरीके से स्टेबल किया जाएगा। और इसका मेन मोटो क्या होगा? पूरे भारत भर में जितने भी MSME हैं, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग करने वाले जो लोग हैं, उन सभी को टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग दी जाएगी इस MSME टेक्नोलॉजी सेंटर के द्वारा। ध्यान रखिए, आज की डेट में जितने भी छोटे और लघु उद्योग करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको टेक्नोलॉजी से जुड़ना ही पड़ेगा। भारत सरकार बोल रही है कि आप कैश का लेन देन कम से कम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करिए। तो उसके लिए क्या है कि हमारा जो रूरल एरिया वाला व्यक्ति है, जो कि आज की डेट में व्यापार करना चाहता है, उन्हें भी कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ना पड़ेगा। इसके अलावा आज की डेट में आपको इंटरनेट की नीड होती है हर प्रोफेशन में। तो ये सारी ट्रेनिंग MSME टेक्नोलॉजी सेंटर के द्वारा दी जाएगी पूरे भारत भर के MSMEs को। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसके साथ अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एयर एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर करने से मना कर दिया है? या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, कोबरा वॉरियर एयरफोर्स एक्सरसाइज होनी थी, जो कि मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज है। इसको करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अभी हाल ही में विड्रॉ कर लिया है। कहने का मतलब यह है कि इंडियन एयरफोर्स अब इसमें हिस्सा नहीं लेगा। तो ये हम कर रहे थे किसके साथ? ब्रिटेन में कर रहे थे। आपको मैंने 4 दिन पहले ये क्वेश्चन कराया था और तब बताया था कि भारत इसमें हिस्सा लेने जा रहा है। लेकिन अभी हाल ही में फैसला लिया है इंडियन एयरफोर्स ने, क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से ब्रिटेन में एक्सरसाइज हो रही है और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स इस टाइम पर अपने जो फाइटर जेट्स हैं इनको डिप्लॉय नहीं करेगा।
ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी यही अपडेट्स हैं। आगे हो सकता है ये अपडेट चेंज हो जाए, अगर होगी तो मैं आपको फर्दर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा। और ये जो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज है ये कब से स्टार्ट हो रही है? 6 मार्च से स्टार्ट हो रही है, ये चलेगी 27 मार्च तक। मैंने आपको 4 दिन पहले ये भी बताया था कि इस बार की कोबरा वॉरियर 2022 एक्सरसाइज कहाँ पर हो रही है, तो ब्रिटेन के अंदर कहाँ हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, इस जगह को बोलते हैं वेडिंगटन। क्या बोलते हैं? वेडिंगटन। ब्रिटेन में इस टाइम पे बोरिस जॉनसन की सरकार है। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है, कैपिटल है मॉस्को। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, यहाँ पर शी जिनपिंग की सरकार है। और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में इनकी खुद की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लॉन्च करी गई है? हिंदी में बोले तो कृषि निर्यात नीति लॉन्च करी गई है इस राज्य सरकार के द्वारा। तो ये है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार। इनके द्वारा महाराष्ट्र की सेल्फ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लॉन्च करी गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि महाराष्ट्र सरकार सीधे सीधे फोकस करेगी कि महाराष्ट्र के अंदर फल और सब्जियों का जो उत्पादन किया जाता है वो उसकी क्वालिटी एक्सपोर्ट पर्पस से हो। मतलब किसान इस तरीके की फल और सब्जियों का उत्पादन करे जिसको सीधे सीधे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए किसानों के लिए कई सारे ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोले जाएंगे। तो ये इसका मेन मोटो है। और इसमें जो मेन फसलों पर ध्यान दिया जाएगा वो फसल है चावल की फसल, कैप्सिकम की फसल, कैरेट मतलब गाजर की फसल, सोयाबीन्स हो गए और सभी तरीके के फ्रूट्स हो गए। पंजाब में इस टाइम पे चानी सरकार है। बाय द वे यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, अभी हो सकता है सरकार यहाँ पे बदल जाए या वही रहे, किसी को नहीं पता। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के इलेक्शन चल ही रहे हैं, आपको पता ही है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार जो विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में कितने चरणों में चुनाव हो रहे हैं? टोटल 7 फेज में यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन फेडरल जज इन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट? अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में पहली बार कोई ब्लैक वुमेन फेडरल जज के रूप में अपॉइंट करी गई हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है केतांजी ब्राउन जैक्सन। क्या नाम है? केतांजी ब्राउन जैक्सन। और सीधे सीधे इनका अपॉइंटमेंट अमेरिकी राष्ट्रपति जे बिडेन के द्वारा किया गया है। और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में विमेन जज के रूप में सर्व करने वाली ये 6वीं महिला है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये अमेरिका के सैंक्शनिंग कमीशन में भी काम कर चुकी हैं। नाम है ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हाई कमीशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड सुवर्णो जयंती स्कॉलरशिप वेबसाइट? कहने का मतलब यह है कि भारत के हाई कमीशन के द्वारा कौन से देश के अंदर अभी हाल ही में सुवर्णो जयंती स्कॉलरशिप वेबसाइट लॉन्च करी गई है? तो भारत ने इसको लॉन्च किया है कहाँ पर? बांग्लादेश के अंदर अभी हाल ही में। और इस वेबसाइट को बेसिकली इसलिए लॉन्च किया गया है, इसकी मदद से बांग्लादेश के जो छात्र छात्राएं हैं उनको एक एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। अगर वो उस एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म करते हैं तो स्कॉलरशिप में उनको भारत की एजुकेशन लेने का मौका मिलेगा। तो सीधा सीधा आप ऐसा समझ सकते हो, बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत भारत में पढ़ाई के लिए आएंगे आने वाले टाइम में। और बांग्लादेश में इस टाइम पे शेख हसीना की सरकार है। इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। श्रीलंका में महिंदा राजपक्षा की सरकार है। मालदीव्स में इब्राहिम मोहम्मद सोली की सरकार है। और नेपाल में इस टाइम पे शेर बहादुर दोएबा की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव? अभी हाल ही में हमारे देश में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसको हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। पूरे भारत में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान एक बार फिर से चलाया जाएगा और इसको 2 फेज में चलाया जा रहा है। पहले फेज में नेशन वाइड चलाया जाएगा, पूरे भारत भर में एक फ्रीक्वेंट ड्राइव करी जाएगी। और दूसरे का नाम रखा गया है सब नेशनल इम्यूनाइजेशन। कहने का मतलब दूसरे फेज में जो भारत के रिमोट एरियाज हैं, जैसे समझ लीजिए अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, इस तरीके के एरियाज को भी कवर किया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, 1 हफ्ते पहले ही अभी हाल ही में पाकिस्तान सरकार के द्वारा बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन को सम्मानित किया गया है। क्यों? क्योंकि बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन ने पाकिस्तान के अंदर पोलियो अभियान चला चला के अगेन एंड अगेन पूरे पाकिस्तान को पोलियो मुक्त बनाया है। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। आप सभी को बता दूं, 2 मार्च से आने वाले
2 दिन के बाद 2 मार्च से करंट अफेयर का फुल बैच लॉन्च हो रहा है मेरा, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है। ऑलरेडी ये लाइव है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। आप इसे अनअकैडमी प्लस में ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स को, जिसमें मैं पिछले 1 साल के पूरे करंट अफेयर आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आने वाला कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का, रेलवे का, या फिर स्टेट पीसीएस का, या सीडीएस का, हर एग्जाम में आपको पिछले 1 साल के करंट अफेयर पता होने चाहिए। अगर करंट अफेयर आपको नहीं याद है तो विश्वास मानिए 30% क्वेश्चन आजकल हर एक एग्जाम से बन रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये कोर्स मैंने लॉन्च किया है। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। वरुण777 डिस्काउंट कोड है, इसकी मदद से आपको बेस्ट ऑफर्स और साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी प्लस में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आज की बात यहीं तक रहेगी, कल सुबह मुलाकात 4 बजे फिर से यहीं पर होगी।